दोस्तों आज के टाइम में कुछ इस्लामिक कंट्रीज इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन कोई मुस्लिम कंट्री सुपर पावर क्यों नहीं है? जबकि इस्लामिक एम्पायर ने वर्ल्ड को लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा डोमिनेट किया है। 661 से लेकर 1258 तक उमायद कैलिफेट, अब्बासिद कैलिफेट एंड अय्यूबी डायनेस्टी। 15 सेंचुरी से 18 सेंचुरी तक द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर वाज द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। लेकिन आज के टाइम में कोई मुस्लिम कंट्री सुपर पावर तो का रीजनल पावर भी नहीं है, और इसका रीजन है यूएसए एंड ब्रिटेन, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कोई और कंट्री सुपर पावर बने। इसलिए यूएसए इन कंट्रीज को बर्बाद करने में लगा हुआ है। और यूएसए क्यों बर्बाद कर रहा है मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। दोस्तों अगर हम मिडिल ईस्ट में इकोनॉमिकली जीडीपी पर कैपिटा इनकम देखें तो ये कंट्रीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, जैसे कि कतर 68.9 थाउजेंड यूएस डॉलर, यूएई 39.8 थाउजेंड यूएस डॉलर, कुवैत 30,000 यूएस डॉलर, सऊदी अरेबिया 29.9 थाउजेंड यूएस डॉलर, बहराइन 26,000 यूएस डॉलर। अगर हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा है $2,256। तो आप लोग यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंट्रीज कितनी ज्यादा पावरफुल हैं। फिर भी इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद ये कंट्रीज अपनी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बिल्ड नहीं कर पाई है। ऐसा क्यों है? इसका आंसर जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। दोस्तों 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरा। दूसरी तरफ रशियन एम्पायर भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, और इनके बीच में था ऑटोमन एम्पायर जो धीरे धीरे वीक होता चला गया। मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज ऑटोमन एम्पायर ही रूल करता था। धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता गया और 20वीं सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर सेंट्रल पावर को ज्वाइन करता है और हार जाता है, और ऑटोमन एम्पायर की मोस्ट ऑफ द लैंड ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन एक्वायर कर लेता है। ये ऑटोमन एम्पायर का मैप है जब वो अपनी पीक पर था, और ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का ऑटोमन एम्पायर है। सोचो जो आज का प्रेजेंट टर्की है उससे भी बहुत ज्यादा छोटा है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में पूरी दुनिया में सीरीज ऑफ वॉर्स स्टार्ट हो जाती है, कहीं पर इंडिपेंडेंस को लेकर, कहीं पर लैंड ओनरशिप को लेकर, और कहीं पर जो ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज के नेचुरल बॉर्डर्स ड्रॉ किए थे उनको लेकर। और आज के टाइम में भी लगभग दुनिया के 80% बॉर्डर डिस्प्यूट सिर्फ ब्रिटेन के नेचुरल बॉर्डर्स ड्रॉ करने के रीजन की वजह से हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान इशू हो, चाहे इजराइल पैलेस्टाइन का इशू हो, या फिर कुर्दिस्तान का इशू ही क्यों ना हो। कुछ इसी तरह के बॉर्डर डिस्प्यूट्स और अपनी कंट्रीज को एक्सपेंड करने की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है, कुछ ब्रिटेन की पपेट गवर्नमेंट बनकर रह जाती है, और कुछ कंट्रीज को ब्रिटेन 1971 तक रूल करता रहा। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के बाद में यूएसए एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरा। यहाँ से ब्रिटेन थोड़ा वीक होता गया और यूएसए सुपर पावर बन गया। दूसरी तरफ एक और सुपर पावर थी यूएसएसआर, और बाकी जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज थी वो बस इनके प्यादों की तरह काम कर रही थी। यूएसए और यूएसएसआर में कोल्ड वॉर 1991 तक चलता है, जब तक यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं हो गया। यूएसएसआर के खत्म होने के बाद में नेटो चीफ से पूछा गया था कि अब तो यूएसएसआर नहीं है तो नेटो को क्यों एक्सपेंड किया जा रहा है। तो नेटो चीफ ने रिप्लाई दिया, अब हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से निपटना है, क्योंकि यूएसए और उसके अलाइज जानते हैं कि इस्लामिक एम्पायर ने वर्ल्ड को कई सेंचुरीज तक डोमिनेट किया है, और अब यूएसए नहीं चाहता कि कोई और कंट्री पावरफुल बने। यूएसएसआर के साथ साथ यूएसए ने कई सारी इस्लामिक कंट्रीज को भी बर्बाद किया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर बहुत सारे फ्रंट पर लड़ा गया, जैसे कि देश की अपनी फॉरेन पॉलिसी, दुनिया पे अपना इन्फ्लुएंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, और इनमें से एक था क्रूड ऑयल डोमिनेंस। जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज चाहती थी कि क्रूड ऑयल पर उनका डोमिनेंस हो, तो यूएसएसआर भी चाहता था कि क्रूड ऑयल पर उसका डोमिनेंस हो। आप लोग यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का ये ब्रिटिश एम्बेसडर के लिए 1944 का स्टेटमेंट सुनिए। पर्शियन ऑयल इज योर्स, वी शेयर द ऑयल ऑफ इराक एंड कुवैत, एज फॉर सऊदी अरेबिया ऑयल इट्स आवर्स। अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट के ऑयल पे अपना कंट्रोल जमा रहा था, और अगर कोई कंट्री अमेरिका अगेंस्ट कोई डिसीजन ले तो अमेरिका उसको डिस्टेबलाइज कर सके, कभी कम्युनिज्म के नाम पर, कभी डेमोक्रेसी के नाम पर, कभी पीस कीपिंग के नाम पर, तो कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पर। अमेरिका ने बहुत सारी कंट्रीज को तबाह और बर्बाद किया है। फॉर एग्जाम्पल 1946 में सीरिया एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री बना। 1949 में एक मिलिट्री कूप होता है, आर्मी चीफ को यूएस की हेल्प मिलती है। अब यहाँ यूएसए ने एक स्टेबल डेमोक्रेसी को मिलिट्री डिक्टेटरशिप में ढकेल दिया। पावर में आते ही डिक्टेटर जाइम ने यूएस के इंटरेस्ट में काम करना शुरू कर दिया। ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन को अप्रूव कर दिया, जो कि अमेरिका का प्रोजेक्ट था, सऊदी अरेबिया का ऑयल को मेडिटेरेनियन पोर्ट तक ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद सीरिया ने यूएस के अलायंस टर्की और इजराइल से भी अपने रिलेशन इंप्रूव किए। आगे चलकर सीरिया यूएसए का एक ट्रस्टेड पार्टनर बना। लेकिन 1986 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अलेक्जेंडर हाइग ने सीरिया को दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित कर दिया, और 1991 में जब सीरिया ने इराक में किए गए यूएस के इन्वेजन को अपोज किया तो यूएस सारी फ्रेंडशिप भूलकर एंटी सीरिया हो गया। दरअसल यहाँ पर सीरिया किसी सॉवरेन स्टेट की तरह अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक सीरिया ने 9/11 के अटैक के बाद में टेररिज्म के अगेंस्ट अमेरिका को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके भी मदद की थी। लेकिन फिर भी यूएसए मौका ढूंढ रहा था किसी तरह सीरिया में अपनी पपेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जाए। ये मौका यूएसए को 2011 में मिला,
जब सीरिया में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे। इस प्रोटेस्ट को यूएसए ने सपोर्ट किया और एक आर्म्ड रेबेल ग्रुप ने पावर हत्या ली। इस आर्म्ड रेबेल ग्रुप को यूएसए आज भी सपोर्ट करता है और उधर रशिया जो बशर अल असद की सरकार है उसको सपोर्ट करता है। ये आज के टाइम के सीरिया का मैप है। ये जो रेड कलर का एरिया है इसको बशर अल असद की सरकार कंट्रोल करती है जिनको रशिया का सपोर्ट है, और ये जो येलो कलर का एरिया है इसको मिलिटेंट ग्रुप कंट्रोल करता है जिनको अमेरिका का सपोर्ट है। और इसी रीजन में आईएसआईएस, टर्की, इजराइल, ईरान, सऊदी अरेबिया और भी कई सारे कंट्री इन्वॉल्व है। और आज के टाइम में सीरिया की कितनी बुरी हालत है हम सब जानते हैं। दोस्तों 1950s में ईरान एक ब्रिटेन की तरह डेमोक्रेसी था, लेकिन यूएसए ने अपने इंटरेस्ट के लिए ईरान को मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया और फाइनली आज ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है। दोस्तों 1951 में मोहम्मद मुसद्दिक ईरान के पीएम बनते हैं। नेशनल इंटरेस्ट में वो ईरान ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर देते हैं जो अब तक ब्रिटेन की कंपनी के डोमिनेंस में थी। लेकिन ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी नेशनलाइज के खिलाफ थे क्योंकि उनको डर था कि ईरान पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ईरान पे सैंक्शंस लगे और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। 1952 में अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने ईरान के शाह के साथ मिलकर मुसद्दिक को हटाने के लिए एक प्लान बनाया जिसके लिए $1 मिलियन का बजट भी बनाया गया। 1953 में एक मिलिट्री कूप के जरिए मुसद्दिक को हटाकर प्रो यूएस शाह को पावर में लाया गया। कूप से पहले एंग्लो ईरानियन कंपनी ईरान के ऑयल को कंट्रोल करती थी, लेकिन कूप के बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर 1954 में ब्रिटिश पेट्रोलियम कर दिया गया। इस कंपनी के 40% ऑयल शेयर यूएस की कंपनी को दे दी जाते हैं, 40% ऑयल शेयर ब्रिटेन की कंपनी को मिलते हैं और कुछ हिस्सा डच और फ्रेंच कंपनी को भी मिलता है, और जो थोड़ा बहुत बच गया था वो ईरान की कंपनी को मिलता है। अब यहाँ पर 90 से 95% ऑयल शेयर सिर्फ बाहर की कंट्रीज कंट्रोल कर रही थी, थोड़ा बहुत बचा कुचा ईरान कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद ईरान यूएसए का एक बहुत बड़ा अलाइज बना और यूएस ने ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कराया। लेकिन 1979 में पब्लिक सपोर्ट के साथ आयतुल्ला खुमानी पावर में आ गए जो बहुत ही ज्यादा एंटी अमेरिकन है। अमेरिका ये ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं कर पाया और 1980 में यूएस ने इराक के लीडर सद्दाम हुसैन को प्रोवोक किया ईरान को इन्वेड करने के लिए। इस इन्वेजन में यूएसए ने इराक को मिलिट्री सप्लाईज देकर सपोर्ट किया और दूसरी तरफ यूएस ने इजराइल को भी परमिशन दे दी कि वो ईरान को यूएस मेड वेपन बेच सकता है। अब यहाँ पर अमेरिका बस साइड में बैठकर मजे ले रहा था। ये दोनों कंट्री आपस में लड़के इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली भी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी और अमेरिका का वेपन्स बिजनेस भी ग्लोरीफाई कर गया था। फाइनली 1987 में यूनाइटेड नेशन इस वॉर के अंदर इंटरवीन करता है और इस वॉर को एंड कर देता है और 1990 में इराक कुवैत को इन्वेड कर देता है वहां की ऑयल सप्लाई कैप्चर करने के लिए। और एक आर्गुमेंट ये देता है कि बिफोर द ब्रिटिश एम्पायर कुवैत पहले इराक का ही पार्ट था, इसलिए हम दोबारा से कुवैत को इराक में मिला रहे हैं। और फिर 1991 में अमेरिका और उसके अलाइज इराक को इन्वेड कर देते हैं और इराक ये जंग हार जाता है और कुवैत फिर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। दोस्तों अमेरिका के किस्से यहीं पर खत्म नहीं होते। 1979 में जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया तो इस इन्वेजन के अगेंस्ट अमेरिका बिल्कुल भी चुप नहीं बैठा, क्योंकि ये वो टाइम था जब कोल्ड वॉर अपनी पीक पर था और अफगानिस्तान के अंदर जो फाइटर्स अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे अमेरिका ने उनको मिलिटेंट ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। इन मिलिटेंट ग्रुप को फाइनेंशियल एड यूएस, यूके, चाइना और अरब मोनार्कीज ने दी और मिलिट्री एड सिंगल हैंडेडली यूएसए ने दी और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी पाक आईएसआई और मिलिट्री को दी गई। व्हाइट हाउस के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग 1980 में सीआईए ने $100 मिलियन के वेपन्स दिए अफगानिस्तान में और 1987 आते आते एनुअल एड $630 मिलियन तक पहुंच गई। फाइनली 1989 में यूएसएसआर अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेता है और ये हार यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का एक बड़ा रीजन बताया जाता है। अब यूएसए की इन्वॉल्वमेंट भी अफगानिस्तान से धीरे धीरे खत्म होती गई। अफगानिस्तान के जितने भी रेबल्स ग्रुप होते हैं इनमें फाइटिंग शुरू हो जाती है अफगानिस्तान को रूल करने के लिए। इसी बीच 1994 में एक नाम उभर कर आता है तालिबान। अब यहाँ पर अमेरिका ने दुनिया को एक और ओपनहाइमर द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड दे दिया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में और 1996 में पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया और जल्द ही तालिबान बोस्निया, चेचेनिया, उज्बेकिस्तान, सोमालिया जैसी इस्लामिक कंट्रीज में पहुंच गया और इस्लामिक रूल को प्रमोट करने लगा। और कुछ टाइम बाद उसामा बिन लादेन जो अलकायदा का लीडर था वो अमेरिका के ऊपर 9/11 अटैक कर देता है और ये वही उसामा था जिसको अमेरिका ने ही मिलिटेंट बनाकर हथियार और पैसा देकर अफगानिस्तान में यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ने के लिए भेजा था। 2005 में ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी रॉबिन कुक ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि उसामा को यूएसएसआर के अगेंस्ट अफगानिस्तान में यूएसए ने ही फंड किया था।
पाकिस्तान की फॉर्मर पीएम बेनजीर भुट्टो और सऊदी अरेबिया के प्रिंस बंदर बिन सुल्तान ने रॉबिन कुक की इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया और कहा उसामा बिन लादेन सीआईए और यूएस की स्पाई एजेंसीज का ही प्रोडक्ट है। 9/11 अटैक का बदला लेने के लिए अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर स्टार्ट कर दिया, जो अफगानिस्तान और इराक में टेरर आउटफिट को खत्म करने के लिए एक मैसिव कैंपेन था। फाइनली यूएसए और उसके अलाइज ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया और अफगानिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया, और जो मेजोरिटी पॉपुलेशन तालिबान को सपोर्ट नहीं करती थी, यूएस इन्वेजन के बाद में वो तालिबान को सपोर्ट करने लग गई। 20 साल लंबी चली इस वॉर के बाद में फाइनली यूएसए अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ के चला गया, और इस वॉर ऑन टेरर में अमेरिका ने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सिविलियन को कत्ल कर दिया अफगानिस्तान में। दोस्तों आगे चलकर 2003 में यूएसए और उसके अलाइज ने इराक को इन्वेड कर दिया और ये आर्गुमेंट्स दी कि इराक के लीडर सद्दाम हुसैन के पास में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। लेकिन यूएसए की ये थ्योरी आगे चलकर बहुत ही ज्यादा खोखली निकली, क्योंकि आज तक यूएस की मिलिट्री को इराक के अंदर कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला है। दरअसल दोस्तों सद्दाम हुसैन एक ऐसे देश को कंट्रोल कर रहा था जिसके अंदर दुनिया के 60% नॉन ऑयल रिजर्व थे, और इराक ऑयल पे कब्जा करके यूएस अपनी सप्लाईज को सिक्योर करना चाहता था। और अमेरिका को एक डर ये भी था कि सद्दाम हुसैन एक बहुत ही ज्यादा वायलेंट लीडर था, कहीं वो अपनी इकोनॉमी के साथ साथ अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग ना कर ले और फिर वो अमेरिका के खिलाफ ना खड़ा हो जाए। इराक में रहकर यूएस ने पूरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे अपनी नजर बनाए रखी। फाइनली 2011 में यूएस ने इराक से विड्रॉ कर लिया और आईएसआईएस का राइज होता है, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये अपना एक अलग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। नेचुरली आईएसआईएस अमेरिका का नया दुश्मन बनता है, जिसका पीछा करते हुए अमेरिका सीरिया के सिविल वॉर में भी इन्वॉल्व हो जाता है। इसके अलावा यूएसए लेबनान के सिविल वॉर में भी इन्वॉल्व था और यमन के सिविल वॉर में भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और भी कई सारी कंट्रीज के अंदर यूएसए इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बनने का रीजन भी अमेरिका ही है। दोस्तों इस रीजन के अंदर कोई बड़ी पावर ना होने का रीजन अमेरिका और ब्रिटेन तो है ही, लेकिन ये कंट्रीज खुद भी रीजन है। इस कंट्री के अंदर कोई सुपर पावर इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट स्टैंड लेती रहती हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में टर्की और सऊदी अरेबिया की राइवलरी चल रही है, ईरान और सऊदी की राइवलरी है, टर्की और सीरिया की राइवलरी है। जो भी कंट्री आगे बढ़ती है कोई ना कोई कंट्री उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, और यहाँ पर इजराइल एक ऐसा देश है जिसको ये कभी रिकॉग्नाइज भी नहीं करते थे। ईरान और इजराइल में ऐसी राइवलरी है, इनका तो अस्तित्व की लड़ाई है। अगर किसी कंट्री को मौका मिला एक दूसरे को खत्म करने के लिए, ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब भी मार देंगे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद इस रीजन से कोई सुपर पावर तो क्या एक रीजनल पावर भी नहीं बन सकती। इवन यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश होना भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। लेकिन आज के टाइम में टर्की और सऊदी अरेबिया ने तो अपने रिलेशन इंप्रूव किए हैं, और चाइना के गेम में आने की वजह से ईरान और सऊदी की भी मीटिंग्स स्टार्ट हुई है। इन सभी कंट्रीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेबल होना और अपनी एक पावरफुल मिलिट्री बिल्ड करना। अगर मिलिट्री पावरफुल होगी तो कोई और बाहर का देश इन्वेड नहीं करेगा और ना ही एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। अगर हमारा इंडिया भी पावरफुल नहीं होता तो पाकिस्तान यूएसए के साथ मिलकर कब का हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट कर देता। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इस्लामिक कंट्रीज पावरफुल क्यों नहीं है। अगर आप लोगों को किसी भी इंडिविजुअल टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अपनी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।